नितिन नवीन जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। नितिन नवीन स्वागतम, नितिन नवीन स्वागतम, नितिन नवीन स्वागतम, नितिन नवीन स्वागतम। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। आज मंगलदोई के इस मैदान में आज हमारे बीच में उपस्थित यहाँ के सांसद और असम प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान अध्यक्ष भाई दिलीप सैकिया जी, एक बार जोरदार ताली अपने सांसद के लिए आपको सम्मान पूर्वक देना चाहिए। आज इस क्षेत्र में पार्टी के प्रत्याशी के रूप में श्रीमती नीलिमा देवी जी को भी मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। हमारे परमानंद राजवंशी जी, उनको भी मैं अभिवादन करता हूं। हमारे बिकन डेका जी, और आज इस अवसर पे उपस्थित अपने माकुन डेका जी जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, कमलेश्वर बरुआ जी जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एजीपी के हैं, और मेरे भाई जिन्होंने इस क्षेत्र को पिछले 5 वर्षों में सेवा के भाव से सींचने का काम किया, ऐसे बसंत दास जी, मैं उनका भी शुभकामना देता हूं। हमारे पूर्व विधायक गुरु ज्योति दास जी, प्रणव नारायण देव जी जो चेयरमैन हैं, और यहाँ पे मंच पे उपस्थित मेरे सभी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, आज यहाँ पर बड़ी संख्या में उपस्थित मेरी मातृशक्तिगण, मेरे युवा साथियों, इस लोकसभा इस विधानसभा में के उपस्थित सभी सम्मानित नागरिकगण, मेरे मीडिया बंधुओं, सर्वप्रथम आदि शक्ति जगत जननी मां कामाख्या की पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मैं सर्वप्रथम अपने उस असम आंदोलन से जो इसी भूमि से शुरुआत हुई 1979 से 1985 के बीच में, हमारे 67 से अधिक शहीदों ने अपनी शहादत दी, उन सभी के शहादत को नमन करता हूं, इस पवित्र भूमि को नमन करता हूं। साथ ही साथ इसी पथरूर घाट के पास 1894 में से जो जमीन के लिए आंदोलन हुआ, और ब्रिटिशर्स ने जिस प्रकार से यहाँ के लोगों का दमन करने का प्रयास किया, उस आंदोलन में भी हमारे 140 असम प्रदेश के लोग शहीद हुए। मैं उनको भी आज नमन करता हूँ, उनको याद करता हूँ। मित्रों, आज जो उपस्थिति हुई है, और ये उपस्थिति ये बात की गवाह बन रही है कि इस बार फिर से असम प्रदेश में फिर से एनडीए और भाजपा की जीत तय है, फिर से कमल खिलने को तैयार खड़ा है। और ये जीत आप लोगों की जीत होगी। यहाँ के जनता का जो आशीर्वाद, जो स्नेह और जो विश्वास नरेंद्र मोदी और हेमंत बिश्व शर्मा को मिल रहा है, ये उसकी जीत होगी। आज जब हम अपने भारत को विकसित भारत बनाने के लक्ष्य में 2047 का विकसित भारत कैसा हो, उस लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के अंतिम व्यक्ति तक विकास की योजनाओं को पहुंचाना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र से इस देश को आगे लेके चल रहे हैं। वैसे समय में असम को भी एक विकसित असम बनाने में निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार का पूरा लाभ असम के लोगों को मिल रहा है। और हम कह सकते हैं पिछले 10 वर्षों में जो पूर्व की सरकारें रही, 10 वर्ष पूर्व की सरकारें, जब असम की चर्चा उसके हिंसा के लिए, पलायन के लिए,
और यह असम की चर्चा यहाँ के प्रांतों में तनाव जो चलता था उनके लिए होती थी, पर आज की असम की चर्चा नई संभावनाओं के लिए, नई उम्मीदों के लिए और नई उड़ान के लिए होने वाली है। मैं इसके लिए असम वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज जब हमारे असम के बारे में ये बातें लगातार कही जाती थी कि हमारे लोग रोजगार के लिए पलायन करते थे, शिक्षा के लिए पलायन करते थे, जिस राज्य में बेटियां सुरक्षित नहीं थी और जिस राज्य की मिट्टी को भी लोगों ने असुरक्षित कर दिया था, यही कांग्रेस के नेताओं ने घुसपैठियों के लिए जमीन देने का काम किया और हमें असम प्रदेश के लोगों का जमीन छीनने का काम किया। उसको आज निश्चित रूप से हमारी सरकार, हेमंत बिश्व शर्मा की सरकार ने करीब 1 लाख से अधिक एकड़ जमीन यहाँ के मूलवासियों को, यहाँ के लोगों को लौटाने का जो काम किया है, निश्चित रूप से मैं उसकी सराहना करता हूं और असम के मुख्यमंत्री और पूरी सरकार को इसके लिए बधाई देता हूं। साथ ही साथ आज रोजगार के नए अवसर का सृजन भी इस राज्य में हो रहा है। हमारे युवा शिक्षा के लिए जो बाहर जाते थे, आज दर्जनों मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज खुलने की काम जो शुरू हुआ है, उससे यहाँ का युवा यहाँ पर शिक्षा भी पाएगा और भविष्य में रोजगार भी उसको यहीं मिलेगा। माननीय हमारे पूर्व के जो माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहे, इसी प्रदेश से सांसद रहे, पर मनमोहन सिंह का चेहरा यहाँ के लोगों को याद नहीं होगा, क्योंकि कभी वो आने का काम नहीं किए थे। पर आपके नेता, आपके प्रिय नेता, आपके प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी, ऐसा कोई समय नहीं, जिला नहीं बचा होगा जिसमें असम में उनका आना। मुझे जो जानकारी मिल रही है कि नॉर्थ ईस्ट में कम से कम 70 बार से अधिक प्रधानमंत्री जी आ चुके हैं और जब जब आते हैं नई सौगात और नई योजनाओं का तोहफा असम और नॉर्थ ईस्ट के लोगों को देते हैं। लेकिन मित्रों, लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कठोर निर्णय लेती है, कठोर फैसले लेती है, कठोर कानून लागू करती है, लेकिन हम कहते हैं कि हाँ, हम कठोर हैं, हम राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति कठोर हैं, हम कठोर हैं, असम की अस्मिता को बचाने के लिए हम कठोर हैं, और हम कठोर हैं यहाँ पर भ्रष्टाचार के पूरे जो कालखंड चला कांग्रेसियों का, उसको खत्म करने के लिए हम कठोर हैं। और हम मानते हैं कि हम अगर कठोर हैं तो गरीब लोगों के लिए, असम के लोगों के लिए हम विकास की नई योजनाएं भेज पाते हैं, हम असम के लोगों को घर तक खुशहाली पहुंचा पाते हैं, हम गरीबों के लिए मकान दे पाते हैं, हम आयुष्मान भारत की योजना दे पाते हैं, क्योंकि हम कठोर निर्णय के लेने के लिए सक्षम हैं। और कठोर निर्णय हम इसलिए ले पाते हैं क्योंकि हमें जनता का विश्वास और जनता का आशीर्वाद मिलता है। मित्रों, लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत दोनों में स्पष्टता है। मैं मानता हूं कि जब नेतृत्व सक्षम होता है और नीतियां सही होती हैं और नीयत सही होता है तो निर्णय भी जनता तक पहुंचता है और जनता को उसका लाभ मिलता है। लेकिन एक तरफ ऐसा भी नेतृत्व है जो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। भैया राहुल बाबा पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, चुनाव आता है तो नजर आते हैं, चुनाव चला जाता है तो वो भी विदेश चले जाते हैं। लेकिन अपने भाजपा के कार्यकर्ता और नेता फुल टाइम पॉलिटिशियन है, 24 घंटा जनता की सेवा करते हैं और जनता के साथ मिलकर काम करते हैं। हमें याद होगा वो दौर जब कोरोना का कालखंड आया था, पूरे देश में लॉकडाउन लगा था, लेकिन उस समय भी देश के प्रधानमंत्री अपने देश के लोगों की चिंता में काम कर रहे थे और भाजपा का कार्यकर्ता प्रधान सेवक के निर्देश पर सेवा के भाव से जनता के बीच में काम कर रहा था। हमें याद रखना चाहिए कि कोरोना में जब वैक्सीन की बात आई तो कांग्रेस शासित राज्यों ने ये कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, हमको जनता से पैसा लेकर वैक्सीन देना होगा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, मैं अपने देश की गरीब जनता को इस आपदा की घड़ी में परेशानी में नहीं डाल सकता, और उन्होंने पूरे देश को फ्री वैक्सीन देने का काम किया, पूरे देश को उस आपदा से निकालने का काम किया। मित्रों,
मैं आज इसलिए आपको ये बातें याद दिला रहा हूं कि एक समय वैसे भी देश ने प्रधानमंत्री देखा जिन्होंने कहा था, जब असम पर बाहर के आक्रमण हुए तो उन्होंने कहा कि मेरा हृदय असम के लोगों के साथ है, लेकिन मैं असम के लोगों के साथ नहीं हूं। लेकिन अभी के वर्तमान के प्रधानमंत्री, आपके नेता, आपके प्रधान सेवक कहते हैं आपदा आएगी तो सबसे पहले प्रधानमंत्री उस आपदा से लड़ाई लड़ेगा, जनता को सुरक्षित रखेगा। मित्रों, आज वैश्विक स्तर पे आप देख रहे हैं क्या स्थितियां हैं। बड़े बड़े राष्ट्रों में लड़ाई चल रही है। कई यूरोपियन राज्यों देशों में हर चीजों की कीमतें बेतहाशा बढ़ रही हैं, लेकिन आपके देश को अभी तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस वैश्विक अस्थिरता के दौर में भी भारत के लोगों को सामान्य व्यवस्था देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और मैं इसलिए आज यहां पर आया हूं, नॉर्थ ईस्ट के इस इलाके में, असम के इस क्षेत्र में, तो मैं असम के लोगों को यह भी बात याद कराना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि अगर मुझे देश का विकास करना है, भारत का विकास करना है, तो नॉर्थ ईस्ट के विकास के बिना भारत का विकास हो ही नहीं सकता। और इसलिए वो मानते हैं कि ये जो हमारा ईशान कोण है, ये शुभ का कोण है। यहां अगर विकास बढ़ेगा, यहां के लोग आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, देश की आम जनता आगे बढ़ेगी। मोदी जी ने और हमारी सरकार ने, कल हाल ही में प्रधानमंत्री जी आए थे, चाय बागान में गए, चाय बागान के अपनी माता बहनों के साथ समय बिताया वहां पर, और जिस प्रकार से वो जिस भाव से लोगों से जुड़े थे, लग रहा था कि अपने असम प्रदेश के लोगों के साथ उनका पारिवारिक संबंध है। उस भाव के साथ काम लोगों से मिले थे। मित्रों, इसके लिए हृदय बड़ा होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी आज एक एक राज्य के लोगों से जब मिलते हैं तो उसके हो जाते हैं। इसका कारण है उस राज्य के लोगों के साथ उनका वो स्नेह और संबंध स्थापित होता है। आज जब इस देश में सैनिकों के विषय आते हैं, और हम लोगों ने देखा एक समय के प्रधानमंत्री के जब सैनिकों के सर काट दिए जाते थे तो उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मौन बैठते थे, आवाज नहीं निकलती थी। पर दिल्ली में बैठी हुई सरकार जो अभी है, अगर हमारी माता बहनों के सिंदूर को कोई छीनने का काम करता है तो हम ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। विदेश की जमीन पर जाना पड़े तो अपने विदेश की जमीन पर जाकर भी दुश्मनों का हिसाब करते हैं। मित्रों, ये ताकत कहां से आई, ये ऊर्जा कहां से आई? ये ऊर्जा और विश्वास आपके आशीर्वाद के बल पे आया है। जो करोड़ों भारतीयों का आशीर्वाद हमारी सरकार को मिलता है, हमारे नेतृत्वकर्ता को मिलता है, यही वो ताकत बन के निकलता है जो आज अपने देश को सुरक्षित रखने का हमारा संकल्प को पूरा करता है। मैं आज हमेशा जब असम आता हूं, मेरे भाई यहाँ पर जो मेरे मित्र हैं, जब मैं युवा मोर्चा के प्रभारी था असम का, तो मैं उस समय जब यहाँ आया तो दिलीप सैकिया जी युवा मोर्चा के अध्यक्ष हुआ करते थे, जो आज आपके पार्टी के अध्यक्ष हैं, उस समय युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे। और उस समय जब हम लोग आए थे तो असम के कई जिलों में जाने का मौका मिला था। बाद में जब 2012 में मैं असम आया और 1962 के शहीदों को श्रद्धांजलि करने के लिए यात्रा निकली, उस यात्रा को जब मैं तैयारी करने के लिए तवांग और बोमला तक गया, गुवाहाटी से तवांग की यात्रा हुई थी, उस यात्रा की तैयारी करने के लिए मैं जब गया तो मैंने जब वहां के सैनिकों से पूछा कि भाई हमारे प्रांत में, हमारे देश में कच्ची सड़कें क्यों हैं, और बगल में चाइना के तरफ देखा तो वहां पक्की सड़कें बनी हुई थी सीमाओं तक। तो मैंने जब सैनिकों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का आदेश नहीं है, हमारी सरकार इसके लिए इजाजत नहीं देती है। मैं पूछा क्यों नहीं इजाजत देती है, तो मेरे सैनिक भाइयों ने कहा कि हमारी सरकार को डर लगता है कि अगर हम पक्की सड़कें बना देंगे तो चीन के सैनिक हमारे देश में आ जाएंगे। ये सोच थी उस समय की सरकार की। मैं आज शर्म से मेरा सिर झुक गया, लेकिन मुझे खुशी है 2014 में जो आपने आशीर्वाद दिया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, आज भारत की सीमाओं तक पक्की सड़कें हैं, एयर बेस भी बन गया, हमारा सैनिक का सिर
चौड़ा हो गया, सिर फख्र से उठा के हमारे सैनिक कहते हैं कि हम भारतीय हैं। अब हमारे सेनाओं पर कोई पीछे हटने की बात नहीं होती है। कहते हैं अगर ईंटा फेंकता है तो पत्थर से जवाब देना, गोलियों की कमी नहीं रखना, जो दुश्मन जैसे आएगा वैसे निपट लेना। यह है नए नेतृत्वकर्ता का नजरिया मित्रों। और मैं मानता हूं कि आज हमारे नेतृत्वकर्ता नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से नेतृत्व दिया है और हेमंत विश्व शर्मा ने जिस प्रकार से यहाँ के लोगों के विकास की चिंता की, यहाँ के लोगों को आर्थिक उन्नति की चिंता की, यहाँ के लोगों को सुरक्षित जीवन देने की चिंता की, निश्चित रूप से असम के लोगों को घर घर तक खुशहाली पहुंचाने का काम उन्होंने किया है। मैं आज असम के जिस प्रकार से बदली हुई डेमोग्राफी हो रही है और जिस प्रकार से यहाँ की सरकार ने घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया है, मैं मानता हूं ये पहल असम के लोगों को उसका हक दिलाने के लिए किया गया। हम ये कैसे सोच सकते हैं कि यहाँ का अनाज, यहाँ की मिट्टी का हक हम बाहर के लोगों को देंगे? चंद वोट की खातिर जो तुष्टीकरण की राजनीति की रोटी सेकते हैं वो ये काम कर सकते हैं, पर जब तक भाजपा कार्यकर्ता जिंदा है, जब तक भाजपा का कार्यकर्ता नेतृत्व करता है, असम के लोगों का उसका हक मिलेगा, कोई उसको छीन नहीं सकता है। मित्रों, अभी हाल ही में राहुल बाबा फिर से असम आए थे और इस बार उन्होंने असम का गमछा डाल के आए थे। मैं पूछता हूं राहुल बाबा, आज ही से कुछ महीने पहले जब राष्ट्रपति भवन में नॉर्थ ईस्ट के संस्कृति के अनुरूप वहां कार्यक्रम आयोजित किया गया, राष्ट्राध्यक्ष जो विदेश से आए थे उनके सम्मान में भोज आयोजन किया गया। उस समय जब असम का गमछा आपको दिया गया तो आप उसको लालने के बजाय किनारे कर दिए थे, और आज जब वोट की बात आई है तो असम का गमछा पहनकर आप असम आ गए हैं। असम के लोग इस अपमान का बदला लेके रहेंगे। और मैं आपको कहता हूं मित्रों, मेरे युवा साथियों, जो बहुरूपिया है इनको निश्चित रूप से आपको जवाब देना हो। जो इस मिट्टी का रहता है, कहता है मैं इस मिट्टी का हूं, और अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाता है, अपने बच्चों की नागरिकता विदेशी नागरिकता दिलवाता है, वो इस मिट्टी का दर्द कैसे समझ सकता? इस मिट्टी का दर्द तो इस मिट्टी का लाल ही समझ सकता है जो यहाँ का नागरिक होकर अपने साथ काम करता है। मेरी बात आप तक जरूर पहुंची होगी, मैंने इसलिए ये बातें कही। कई लोग ऐसे बहुरूपिया घूम रहे हैं जो चुनाव आता है तो असम के हो जाते हैं और चुनाव खत्म हो जाता है तो विदेशी हो जाते हैं। उनसे बचना है हमें मित्रों। आज असम की सरकार ने असम के बड़े हवाई अड्डे का निर्माण का काम चल रहा है, और मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से केंद्र की सरकार ने कई तरह के फैसले में असम को जो स्थान दिया है, उस डबल इंजन की सरकार का कारण है जो आपके आशीर्वाद से बना है। मित्रों, मुझे आज मालूम हुआ कि जहां असम में श्रमिकों को, चाय बागान के सैनिकों को, श्रमिकों को पूरी तरह से दैनिक वेतन के रूप में 500 रुपया देने का हमारी सरकार ने जो संकल्प लिया है, उससे आम श्रमिकों को बहुत बड़ा लाभ होने जा रहा है। इस राज्य में जो असम बाढ़ के लिए जाना जाता था, ब्रह्मपुत्रा नदी के कभी कभी उग्र रूप लेने से कई इलाके में बाढ़ आ जाते थे, हमारे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता था। लेकिन हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि हम असम को फ्लड फ्री असम मिशन के तहत लेंगे, और आने वाले समय में हमारी भाजपा की घोषणा पत्र में, हमने एनडीए की घोषणा पत्र में शामिल किया है कि 18,000 करोड़ रुपया खर्च कर हम असम को फ्लड फ्री असम बनाएंगे। बाढ़ और भूमि कटाव से इस राज्य को बचाने का काम करेंगे। मित्रों, असम के लोगों को जब मौका मिला, कांग्रेस के लोगों को, राहुल बाबा के लोगों को, तो वो अपने लिए बड़ा बड़ा आशियाना बना रहे थे। लेकिन जब आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मौका मिला तो वो गरीब का आशियाना बनाने में लगे हैं, और 22 लाख गरीबों को पक्का मकान देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी और हेमंत बिश्व शर्मा ने किया है। लेकिन हम इससे रुकने वाले नहीं हैं। हमें मालूम है हमारे कई और असम के भाइयों को अभी भी पक्का मकान मिलना है, तो हमने अपने संकल्प पत्र में शामिल किया है कि 15 लाख
अन्य गरीब परिवारों को भी हम पक्का मकान देने जा रहे हैं आने वाले वर्षों में। हमारा पर बहुत स्पष्ट है कि हम अंतिम व्यक्ति तक विकास की योजनाओं को पहुंचाना चाहते हैं। मित्रों, असम की भाजपा सरकार ने जो कई योजनाएं लागू की, उसमें एक बड़ी योजना अरुणोदय योजना है, जिसके माध्यम से 40 लाख लोगों को 1250 रुपया मिलता है। मित्रों, लेकिन असम के अपने पार्टी के नेताओं ने, माननीय मुख्यमंत्री जी और दिलीप सैकिया और पूरी टीम ने तय किया है कि अब ये राशि हम बढ़ाकर 3000 करेंगे, ताकि यहां के लोगों को पूरा हम खुशहाली दे पाए। मेरे युवा साथियों, आपने सेमीकंडक्टर का नाम सुना है। सेमीकंडक्टर का माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश भर में सेमीकंडक्टर की यूनिट लगाने का काम शुरू कराया, और मुझे यह बताते हुए खुशी है कि असम में 27,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर का निवेश आ रहा है। मित्रों, और मुझे यह बताते हुए खुशी है, जो हमारे युवा अपने आईटी के क्षेत्र के होंगे, जो अन्य सेगमेंट के होंगे, रोजगार के लिए बेंगलोर और हैदराबाद और मुंबई जाते थे, अब उन्हें बेंगलोर हैदराबाद नहीं जाना पड़ेगा, उनको यहीं पे रोजगार मिल जाएगा, हमारे युवाओं को यहीं पर काम मिलेगा। मित्रों, ये सोच जो हमारी सरकार की है, निश्चित रूप से पूरे भारत को जहां एक और आगे बढ़ाने का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, वहीं आपके नेता हेमंत बिश्व शर्मा और दिलीप सैकिया भी विकास के रोज दिन नए आयाम को जोड़ रहे हैं। मित्रों, हमारी सरकार ने तय किया है कि हम 2 लाख अतिरिक्त नौकरियां देने की घोषणा करेंगे। हम 10 लाख युवाओं को आत्मनिर्भर असम अभियान के साथ जोड़ेंगे, और आने वाले समय में जो नए उद्योग लगाए जाएंगे, उसके लिए 5 लाख रुपए की सहायता भी युवाओं को देने का काम करेंगे। हम स्वरोजगार हेतु 10 लाख बुनकरों को वित्तीय सहायता देने का प्रयास करेंगे, जिसको निजुत सिपनी योजना का लाभ मिलेगा। मित्रों, कहीं न कहीं समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ाने की योजना पर हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। लेकिन मित्रों, केवल यही काम नहीं हो रहा है। अब तक हम मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात और अन्य प्रांतों में जाते थे बड़े बड़ी योजनाओं को देखने के लिए, लेकिन आपकी सरकार ने तय किया है, आपकी भाजपा और एनडीए की सरकार ने तय किया है कि हम ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे एक बड़ा टनल बनाएंगे, और जिस टनल के बनने से, ब्रह्मपुत्र नदी के इस टनल बनने से पूरे देश के लोग देखने आएंगे। 18,000 करोड़ की लागत से यह योजना होने वाली है। ये इस बात का गवाह बनेगा कि अपना नया असम बन रहा है, जो विकास के नए आयाम लिख रहा है। मित्रों, आने वाले समय में इस राज्य को विकास के पटल पे हमें और आगे लेके जाना है। मित्रों, एक योजना की चर्चा मैं हमेशा करता हूं। लोग पूछते हैं कि मोदी जी के आने से क्या बदला। मैं बताता हूं, अगर सबसे बड़ी उपलब्धि मोदी जी की सरकार की है, तो मैं मानता हूं जनधन खाता है, जिस खाते के माध्यम से गरीबों का सम्मान बढ़ा है। मित्रों, यही नेता राहुल बाबा के पिताजी राजीव गांधी कहते थे कि जब दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो गरीब के खाते में 15 पैसा पहुंचता है। पर आपके नेता, आपके प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने तय किया कि हम जनधन खाता खोलेंगे, और दिल्ली से 1 रुपया चलेगा तो गरीब के खाते में 1 रुपया पूरा पहुंचेगा। और कहीं ना कहीं आज जो डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम के माध्यम से सरकार की विभिन्न योजनाओं का जो लाभ मिलता है, वो गरीब के खाते में सीधे आता है, कोई बिचौलिया नहीं ले सकता। मित्रों, ये परिवर्तन बहुत बड़ा परिवर्तन है। मित्रों, गरीबों का सम्मान भी बढ़ा और गरीबों का अधिकार भी मिला। मैं मानता हूं कि आने वाले समय में हम लोग असम के उस विकास को उसके विरासत के साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मुझे जानकारी मिली, जो 131 वर्षगांठ हम मना रहे हैं किसान आंदोलन का, उसका स्मारक डाक टिकट जारी हुआ है, जिसका राष्ट्रीय पहचान जो दरांग के इतिहास का है, उसको राष्ट्रीय पहचान दिलाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। मित्रों, लेकिन मित्रों, हम आपसे आज आग्रह करने आए हैं कि 9 अप्रैल को आप लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेने वाले हैं। उस दिन भाजपा को इतनी प्रचंड जीत दीजिएगा
कि आने वाले समय में असम में कांग्रेस के जो लोग कुछ बचे हुए भी हैं वो भी राजनीतिक रूप से समाप्त हो जाएंगे, ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा। मित्रों, मैं आपसे आग्रह करने आया हूं कि 9 अप्रैल को अपने सभी प्रत्याशियों को भारी मत से चुनाव जिताइए। लेकिन मित्रों, बिहू भी आ रहा है ना? कब है? कितना तारीख को है? 16 अप्रैल। 16 अप्रैल से है, लेकिन 4 मई को भी मनाना पड़ेगा भैया। 4 मई को भी हमको असम का उत्सव मनाना पड़ेगा, क्योंकि असम की जनता हमें आशीर्वाद देगी और आपकी अपनी सरकार फिर से 4 मई को बनेगी, जो असम के विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाएगी, गरीबों के चेहरे पर खुशहाली लाएगी, हर गरीब के घर तक विकास की रोशनी पहुंचाएगी। तो आइए मित्रों, हम सब इस बात का संकल्प करें कि मां कामाख्या की शक्ति को स्मरण करते हुए, ब्रह्मपुत्रा की ऊर्जा को संकल्प लेते हुए कि असम झुकेगा नहीं, असम रुकेगा नहीं, असम आगे बढ़ेगा। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।